हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं वीरेंद्र पटेल आप सभी लोगों का विद्या परिवार में स्वागत करता हूं। जैसा कि टीजीटी पीजीटी बैच के लिए डेमो क्लासेस चल रही हैं और क्या रिस्पांस है आप लोगों को अच्छे से पता है, क्योंकि आप लोग भी टाइम दे रहे हो हमारे चैनल पर। तो उसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगा। फिर उसी कड़ी में आज एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके सामने हूं और मजा आने वाला है। बस आप जुड़े रहिए चैनल से। जो अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल विद्या एग्रीकल्चर एकेडमी सब्सक्राइब ना किए हो वो सब्सक्राइब कर ले। बाकी जो हमारा टेलीग्राम चैनल है विद्या एग्रीकल्चर एकेडमी, उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे डेली क्विज दिए जा रहे हैं। जो बच्चा अटेंड कर रहा है उसको सारी चीजें पता है। काफी मैसेज कॉल भी उसके लिए आए कि सर अच्छे अच्छे क्वेश्चन वहां पे पोस्ट होते हैं। तो आप भी उस सेशन का एंजॉय करिए और उस चैनल से जरूर जुड़िए। और दोनों यूट्यूब और टेलीग्राम चैनल एक ही नाम से है, विद्या एग्रीकल्चर एकेडमी। और आप पेड कोर्स के लिए लालायित हैं, फोन काफी आ रहे हैं, मैसेज भी आ रहे हैं। हमारा जो नंबर है 7007051098, इस पे संपर्क करिए, आपको सारी चीजें बता दी जाएगी। तो ज्यादा बात ना करके आज के टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। चलिए सेशन को स्टार्ट किया जाता है। स्टार्ट करने से पहले एक बार चैनल को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच में, जिससे कि वो भी आनंद इस सेशन का ले सके। चलिए, जैसे कि आपको थंबनेल पे दिख रहा है क्या, क्रॉपिंग पैटर्न और क्रॉपिंग सिस्टम। तो इससे रिलेटेड जितने टर्म बनेंगे हम एक एक करके आपके सामने पूरा अच्छे से समझाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट किया जाता है। देखते हैं कि इसमें कौन कौन सा क्वेश्चन पहला है। तो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। यहां पे देखिए पहला क्या लिखा है, क्रॉपिंग पैटर्न। तो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि क्रॉपिंग पैटर्न होता क्या है। आप अच्छे से समझिएगा, कॉन्सेप्ट को क्लियर करिएगा, उसी के बेस पे आगे आप क्वेश्चन निकालोगे। और बुक में तो सारी चीजें लिखी है, लेकिन आज देखिएगा कैसे सारी चीजें कम शब्दों में और आसान भाषा में आपको समझ में आएगी। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्रॉपिंग पैटर्न। तो पैटर्न की बात आती है तो पहले हम आप इसी पे चर्चा करेंगे। किस पे? पैटर्न पे। क्रॉपिंग छोड़ दीजिए। देखिए पैटर्न की बात होती है तो पैटर्न, आप अपने मोबाइल पे पैटर्न बनाते हो नहीं, लॉक वाला सिस्टम, ठीक है। सब क्या होता है, एक निश्चित एरिया होता है कि नहीं मोबाइल का, इसी एरिया में क्या करते हो, ठीक है, क्या करते हो आप, पैटर्न बनाते हो। कैसा पैटर्न बनाते हो? डिफरेंट टाइप का पैटर्न बनाते हो। मेरा पैटर्न कुछ और होगा, आपका कुछ और होगा। जो भाई ज्यादा सिक्योरिटी चाहते हैं वो कैसे रखते हैं आपको अच्छे से पता है, ठीक है। तो हमने मोबाइल का पैटर्न इस वजह से चर्चा की जैसे आपको आसानी से समझ में आ जाए। चलिए क्रॉपिंग पैटर्न की बात करेंगे, ठीक है। क्रॉपिंग पैटर्न जो भी होता है वो क्या होता है, वो निश्चित एरिया में होता है, फिक्स एरिया होगा। ऐसा नहीं कि पूरे एरिया में होगा, नहीं, निश्चित एरिया में होगा, ठीक है। अब ये निश्चित एरिया है, इसके अंदर क्या रहेंगे, फार्मर रहते हैं, मतलब किसान रहते हैं। तो यही कह दीजिए निश्चित एरिया में अधिकतर किसानों के द्वारा अपनाया जाने वाला फसल चक्र क्या होगा, आपका क्रॉपिंग पैटर्न होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि जहां पे बारिश नहीं होती है, ठीक है, उस एरिया के जो किसान होंगे वो कौन सी क्रॉपिंग पैटर्न अपनाएंगे, कम फसल चाहने वाली ना। ऐसा तो है नहीं वहां की धान की खेती कर देंगे, वहां पे ज्वार बाजरा की खेती करेंगे, समझ गए कि नहीं। जहां पे सिंचाई के साधन नहीं होंगे तो वहां पे गन्ना और गेहूं की खेती नहीं करेंगे, किसकी खेती कर देंगे, जौ की खेती कर देंगे, समझ गए कि नहीं। जहां पे सैलाइन सॉइल होगी, ठीक है, वहां पे गेहूं की खेती ना करके जौ की खेती करेंगे। आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो निश्चित एरिया में अधिकतर किसानों के द्वारा अपनाया जाने वाला फसल चक्र क्या होता है, आपका क्रॉपिंग पैटर्न होता है। समझ गए होंगे इतनी सारी चीजें बात। चलिए अब देखते हैं इसमें कितने प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न। पहला लिखा है क्या, मोनोकल्चर, दूसरा लिखा मोनोक्रॉपिंग, तीसरा क्या लिखा है, सोल क्रॉपिंग। समझिएगा, देखिए कल्चर की बात करेंगे, किसकी, कल्चर की बात करेंगे। तो यहां पे समझिएगा, कल्चर कोई चीज अगर इंसान बार बार करता वही उसका कल्चर हो जाता है, ठीक। आप कहते नहीं ये लड़का बहुत बदमाश है, एक दिन बदमाशी करने से उसको बदमाशी का टैग नहीं मिल गया, वो आज भी किया, कल भी किया, डेली किया, ठीक है। जो काम आप डेली करोगे वही आपका कल्चर हो जाएगा, ठीक है।
अब यहां पे आइएगा, मोनो मतलब क्या होता है, एक, ठीक है। अब समझिएगा, किसी एक फसल की खेती, ठीक है, किसी एरिया में, बात समझिएगा, किसी एरिया में बार बार कर रहे हो तो ये क्या कहलाएगी, मोनोकल्चर कहलाएगी। किसी भी भूमि पर या किसी भी एरिया में किसी एक फसल की खेती बार बार करना क्या कहलाता है, मोनोकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है, मोनोकल्चर कहलाता है। समझ गए कि नहीं? अब देखिए, जैसे वेस्ट बंगाल आपका होता है ना, वहां पे साल भर में 3 बार राइस की खेती करते हैं, राइस 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 ऐसे, ठीक है। अब 3 बार करेंगे, एक बार किए, दोबारा किए, तिबारा किए। अब धान की खेती बार बार हो रही है कि नहीं, तो ये क्या कहलाएगा, मोनोकल्चर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मोनोकल्चर कहलाएगा। समझ गए कि नहीं आप? तो यहां पे एक फसल की खेती बार बार करना, ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि मोनोकल्चर की क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या होती है, सीआई जिसको बोलते हैं, या फसल सघनता क्या होती है। तो देखिए, मोनोकल्चर की क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या होती है, मोर देन 100 होती है, 100% से ज्यादा होती है। कहोगे इसका मतलब सर जी कैसे, बताते हैं। देखिए, मोनोकल्चर और क्रॉपिंग इंटेंसिटी का फार्मूला क्या होता, नंबर ऑफ क्रॉप अपॉन ईयर, ठीक है, इनटू 100, ठीक है, नंबर ऑफ क्रॉप। अब मान लीजिए वेस्ट बंगाल में राइस की खेती तीनों सीजन में कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ क्रॉप कितनी हो गई, 1 2 3, ठीक है। तो 3 क्रॉप हो गई, तो यहाँ पे 3 क्रॉप रख लीजिए। समय कितना हुआ, खरीफ रबी जायद, 1 साल हुआ, इंटू 100 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा कि नहीं। तो इसकी क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितनी हो गई, 300। मान लीजिए कि फार्मर 2 ही सीजन में राइस की खेती किया, माई वेस्ट बंगाल में 2 ही सीजन में किया, मतलब राइस राइस, ठीक है। जब 2 बार करोगे तभी तो होगा बार बार, एक बार करने से तो होगा नहीं। 2 बार करोगे, नंबर ऑफ क्रॉप कितनी हो गई, 2, समय कितना हो गया, 1 इंटू 100, तो कितना हो जाएगा, 200। तो कहने का मतलब, मोनोकल्चर की क्रॉपिंग इंटेंसिटी की क्या होती, हमेशा 100 से ज्यादा होगी, न 100 से कम होगी, न 100 होगी। इतना आप समझ जाइएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला पैटर्न कौन सा है, मोनोक्रॉपिंग। समझिएगा, मोनोक्रॉपिंग क्या होता है। तो मोनोक्रॉपिंग का मतलब आप समझिएगा, मोनो मतलब एक, ठीक है, ठीक है, और क्रॉपिंग मतलब सिस्टम होता है। किसी एक फसल की खेती साल भर में एक बार करना क्या कहलाती है, मोनोक्रॉपिंग कहलाती है। जैसे मान लीजिए कोई एक क्रॉप ले लिए मेज, ठीक है, और इस मेज क्रॉप की खेती पूरे साल भर में एक बार कर रहे हो, तो ये क्या कहलाएगी, मोनोक्रॉपिंग कहलाएगी। अब कहोगे सर जी मोनोक्रॉपिंग करते कहां है, फॉरेस्ट एरिया में, जंगली क्षेत्र में करते हैं। जंगली क्षेत्र में देखो बस एक ही सीजन में की करते हैं, या कह सकते हो हिली एरिया, फॉरेस्ट एरिया ना कहो, हिली एरिया कहो, पर्वतीय क्षेत्र में मोनोक्रॉपिंग करते हैं, साल भर में एक बार खेती करते हैं। तो यहाँ पे मोनोक्रॉपिंग की क्रॉपिंग इंटेंसिटी, फसल सघनता कितनी होगी, 100 होगी, ना 100 से कम होगा ना 100 से ज्यादा होगा। कितना होगा, 100 होता है 100 होता। क्यों, अब साल भर में एक फसल की खेती कर रहे हो, तो एक क्रॉप हो गई, एक साल हो गया, इंटू 100 कर दोगे, कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा कि नहीं। तो ये सब क्वेश्चन भैया आपसे पूछते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन वहां पे आएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप बड़े आराम से कर ले जाओगे, ठीक है। चलिए, सोल क्रॉपिंग क्या होता है समझिएगा। देखिए सोल, आप समझिएगा कि मॉडल, ठीक है, ये क्या हो गया, किसी शूज का मॉडल हो गया, ठीक है, क्या हो गया, किसी शूज का मॉडल हो गया। ऊपर वाला भाग चेंज होता लेकिन नीचे जो उसकी सोल होती है वो क्या होती है, एक सेम होती है, होती है कि नहीं, समझाने के लिए बता रहा हूं, क्या होता है, एक सेम होता है ना। तो वही चीज क्रॉप के ऊपर अप्लाई कर दो। देखिए मोनोकल्चर में हमने क्या किया था, एक फसल की खेती बार बार किया था, क्या किया था, बार बार किया था, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे फसल की खेती तो बार बार हुई थी, लेकिन वेराइटी पता नहीं कौन कौन सी ली होंगे। मान लो पहली बार IR8 ले लिया, दूसरी बार पद्मा ले लिया, तीसरी बार जया ले लिया, चौथी बार बाला ले लिया, ठीक है। अब यहां तो वैरायटी क्या हुई, चेंज हुई, लेकिन फसल क्या हुई, सेम हुई, ठीक है। तो यहां फसल से मतलब है, ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ वैरायटी की बात कर दोगे, किसी एक फसल की कोई एक वैरायटी, मतलब कोई एक वैरायटी
कि खेती बार बार करना। मान लीजिए IR8 के बाद IR8, IR8 के बाद IR8, बात समझ गए कि नहीं? एक फसल की खेती, सॉरी, एक वेराइटी की खेती अगर बार बार करोगे तो क्या हो जाएगी? सोल क्रॉपिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सोल क्रॉपिंग हो जाएगी। मोनोकल्चर और सोल क्रॉपिंग में बस यही इतना डिफरेंट है, ठीक है। कहीं कहीं सोल क्रॉप की बात अगर कर देगा, सोल क्रॉप क्या होता है? तो सीधी सी बात, किसी एक फसल की जब आप खेती करते हो, मान लीजिए आपकी ये फील्ड है, उसमें बस एक ही फसल है, तो वो भी सोल क्रॉप कह सकते हो। लेकिन सोल क्रॉपिंग की बात जब होगी ना, तो किसी फसल की किसी एक वैरायटी की खेती करना, वो क्या कहलाती है? आपकी सोल क्रॉपिंग कहलाती है। इतना आप समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। यहां पे लिखा है मल्टीपल क्रॉपिंग, ठीक है। देखिए, जो क्रॉपिंग पैटर्न होता है वो 4 टाइप के होता है। 3 मैंने आपको पहले बता दिया, अब एक आपको बताऊंगा। क्या है? मल्टीपल क्रॉपिंग। क्या है? मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग समझिएगा, मल्टीपल मतलब बहुत, ठीक है। 2 या 2 से अधिक फसलों को, समझिएगा, 2 या 2 से अधिक फसलों को, ठीक है, मिला के खेती करना। और देखिए क्या चीज आपको ध्यान में रखना, मृदा की उर्वरता नष्ट किए बिना, आप ऐसे कह सकते हो, मृदा की उर्वरता नष्ट किए बिना, ठीक है, 2 या 2 से अधिक फसलों की खेती करना क्या कहलाता है? मल्टीपल क्रॉपिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? मल्टीपल क्रॉपिंग कहलाता है। बात समझ गए कि नहीं? अगर मल्टीपल क्रॉपिंग की बात आएगी तो यही समझना, 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ करेंगे, लेकिन आपको ध्यान क्या देना है कि सॉइल फर्टिलिटी, मृदा उर्वरता लॉस ना हो, ठीक है, इसको ध्यान में आपको रखना है। मृदा उर्वरता को बचाते हुए 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ उगाना क्या कहलाएगा? मल्टीपल क्रॉपिंग कहलाएगा, ठीक है। चलिए, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इको फार्मिंग, ये सब क्या होता है? इसी को कार्बनिक कह सकते हो, कार्बनिक खेती इसी से रिलेटेड होता है। अब समझिएगा, इको फार्मिंग या सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ठीक है, इकोलॉजी को मेंटेन करते हुए। आप समझते हो ना इकोलॉजी क्या होता है? इकोलॉजी, ठीक है, इकोलॉजी को मेंटेन करते हुए, ठीक है, जो हम खेती कर रहे हैं वही क्या होगी? आपकी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर होगी। यहाँ पे केमिकल नहीं यूज करेंगे, यहाँ पे ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक केमिकल नहीं यूज करेंगे, यहाँ पे सब देसी चीजें करेंगे, कार्बनिक खाद देंगे, ठीक है। अगर बीमारी लग रही है तो टैप क्रॉपिंग कर देंगे। बात समझे कि नहीं? और सॉइल में फर्टिलिटी की कमी हो रही है तो वहां पे क्रॉपिंग सिस्टम यूज कर देंगे या क्रॉप रोटेशन कर देंगे। ये सब चीजें करके मृदा उर्वरता को हम क्या करते हैं? बचा के रखते हैं। तो आप यही चीजें कह सकते हो कि ऐसी खेती, ठीक है, जिसमें केमिकल ना यूज करें, जिसमें हर्बिसाइड ना यूज करें, जिसमें पेस्टिसाइड ना यूज करें, वही क्या कहलाएगी? सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कहलाएगी। और आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि इकोलॉजी को बचाने के लिए जो खेती करते हैं उस खेती को क्या कहते हैं? सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कहते हैं या इको फार्मिंग कहते हैं। एक टर्म यहां पे दिया है टेरा फार्मिंग, ठीक है, टेरा फार्मिंग। आजकल देख रहे होंगे आप, साइंटिस्ट लोग मंगल ग्रह पे खेती कर रहे हैं कि नहीं? कोशिश कर रहे हैं। तो टेरा फार्मिंग का मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या है समझिएगा, जैसे आजकल पृथ्वी पे खेती हो रही है, इसी टाइप पे अब साइंटिस्ट लोग क्या कर रहे हैं? मंगल ग्रह पे खेती कर रहे हैं। तो मंगल ग्रह पे खेती करना क्या कहलाता है? आपका टेरा फार्मिंग कहलाता है, ठीक है। ये भी आप समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, मल्टीपल क्रॉपिंग मैंने बता दिया था, 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ उगाते हैं, लेकिन मृदा उर्वरता, सॉइल फर्टिलिटी को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। अब देखिएगा, अब 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ तो मिला के हम बो रहे हैं या एक साथ उगा रहे हैं, लेकिन उनका भी उगाने का कई तरीका होता है। तो मल्टीपल क्रॉपिंग को कितने बराबर भागों में डिवाइड किया गया है? 4 बराबर भागों में डिवाइड किया गया है। पहला क्या है? इंटर क्रॉपिंग, दूसरा क्या है? मिक्स्ड क्रॉपिंग, तीसरा क्या है? सीक्वेंशनल क्रॉपिंग, और लास्ट वाला क्या है? रिले क्रॉपिंग, ठीक है। हिंदी इस वजह से नहीं पढ़ रहे हैं, हिंदी वहां पे लिखा है, अगर आपको दिक्कत हो रही होगी तो हिंदी में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और ये वाला ज्यादा अच्छा है।
ठीक है, चलिए एक एक चलते हैं। इंटरक्रॉपिंग, देखिए इंटर क्या होता है और क्रॉपिंग क्या हो। क्रॉपिंग एक सिस्टम हो गया। अब देखिएगा, अभी तक मैंने क्या बोला था, दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ उगाना। क्या चीज दिमाग में रखते हुए, मृदा उर्वरता लॉस ना हो, मृदा उर्वरता की हानि ना हो। ठीक है, यही क्या होता है, मल्टीपल क्रॉपिंग होता है। लेकिन अब दो या दो से अधिक फसलें जो एक साथ उगाए हैं, कैसे नहीं, इस पे चर्चा करनी है। इंटरक्रॉपिंग क्या होती, देखना, दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ उगाना। लेकिन कुछ चीजें आपको अब ध्यान में रखनी होगी, क्या कि प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस, रो टू रो डिस्टेंस क्या हो, एक समान हो। दो या दो से अधिक फसलों को निश्चित अनुपात में, निश्चित रेशियो में या निश्चित दूरी पर उगाना क्या कहलाता है, इंटरक्रॉपिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, इंटरक्रॉपिंग कहलाता है। समझ गए होंगे, दो या दो से अधिक फसल ले लिए, ठीक है, उनको निश्चित अनुपात में और निश्चित दूरी पर हम क्या किए, मिला दिए हैं, उसी को क्या कहेंगे, इंटरक्रॉपिंग कहेंगे। बात समझ गए कि नहीं। कुछ एग्जांपल लिख लीजिएगा। इंटरक्रॉपिंग से आपसे पूछा जाता है, जैसे वीट इनटू, ठीक, इस्टू मस्टर्ड, मतलब गेहूं और सरसों की क्या इंटरक्रॉपिंग करते हैं, तो आप लिख लीजिएगा 9:1, मतलब 9 रो क्या होगा गेहूं का, 1 रो क्या होगा मस्टर्ड का। और लिख लीजिएगा चना और सरसों का, चना और सरसों का क्या होगा, 4:1 होगा। क्या होगा, 4:1 होगा। आलू और सरसों का क्या होगा, लिख लीजिएगा, आलू और सरसों का क्या होगा, आप लिख लीजिएगा 3:1 होगा। क्या होगा, 3:1 होगा। और लिख लीजिएगा गन्ने का क्या होता है, गन्ना, तो गन्ने को होता है 2:1। तो ये इतना आप याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है। गन्ने में अगर गन्ना और सरसों का इंटरक्रॉपिंग कर रहे हो तो 2:1, गेहूं और मस्टर्ड की इंटरक्रॉपिंग कर रहे हो तो 9:1, चना और सरसों को कर रहे हो तो 4:1, आलू और सरसों की कर रहे हो तो 3:1। ठीक है, अब जैसे चना और सरसों को करोगे तो 4 रो क्या करोगे, चना लगाओगे, तो 1 रो क्या लगाओगे, सरसों लगाओगे। यही चीज होता है। चलिए अब मिक्स्ड क्रॉपिंग की बात कर लो। दो या दो से अधिक फसलों को, लिखते चलिएगा, दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ मिला के बो देना। जैसे दो या दो से अधिक फसल ले लिए, उनके बीज ले लिए, बीज को क्या किए, आपस में मिला लिए और फील्ड में क्या कर दिए, ब्रॉडकास्टिंग कर दिए। वही आपकी क्या हो जाती है, मिक्स्ड क्रॉपिंग हो जाती है। क्या हो जाती है, मिक्स्ड क्रॉपिंग हो जाती है। चलिए आगे चलते हैं। सिक्वेंशनल क्रॉपिंग क्या होती है और रिले क्रॉपिंग क्या होती है। पहले हम रिले क्रॉपिंग के बारे में बात करेंगे, फिर सिक्वेंशनल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, देखिए रिले क्रॉपिंग की जब बात आएगी, इसका मतलब क्या होता है समझिएगा। रिले रेस आप दौड़े होंगे, ठीक है, रिले रेस क्या होता है, 400 मीटर की ग्राउंड होती है, एक डंडा होता है और दौड़ने वाले 4 लोग होते हैं। ऐसे होता है कि नहीं। तो एक बंदा दौड़ता है यही डंडा लेके, तो ये डंडा क्या करेगा, दूसरे को देगा, दूसरा क्या करेगा, तीसरे को देगा, तीसरा क्या करेगा, चौथे को देगा, और चौथा क्या करेगा, मंजिल तक लेके इसको पहुंच जाएगा। यही होता है रिले रेस। आप देखे भी होंगे अपने गांव क्षेत्र में। यहां पे क्या हो रहा था, इंसान बदल रहा था लेकिन डंडा क्या था, सेम था। ठीक है, लेकिन अगर आप दौड़े होंगे या देखे होंगे, इसमें इंसान क्या करता है, जब पहली रेस स्टार्ट होती है ना, तो ये दूसरा वाला बंदा कुछ पीछे आ जाता है। ठीक है, पीछे 10-20 कदम आ जाएगा, वो क्या करेगा, वो वहीं से दौड़ना स्टार्ट करेगा। ठीक है, और जैसे अपने घर के पास आएगा ना, फिर इसके हाथ से जो पहला बंदा पीछे से दौड़ते हुए आ रहा है, वो उससे डंडा लेके उसी स्पीड से वो क्या करेगा, आगे निकल जाएगा। ठीक है, बात समझ गए कि नहीं। वो 20 कदम पीछे क्यों गया था, अपनी रेस को मेंटेन करने के लिए गया था। ठीक है, जिससे कि मैं अपने घर से, अपने बॉर्डर से उसी स्पीड से आगे बढ़ जाऊं। ठीक है, जैसे अभी हम कहते हैं आप रेस लगाओ, यहीं से खड़े हो, अगर यहीं से रेस लगाना स्टार्ट करोगे तो आपको रेस लगाने में 10-20 सेकंड लगेगा कि नहीं। लेकिन अगर आप 5 कदम पीछे से आओगे तो वहां से आपकी स्पीड और अच्छी हो जाएगी कि नहीं होगी। तो यही चीज रिले क्रॉपिंग में हुई। यहां पे क्या हुआ था, एक रेस कंप्लीट नहीं हुई थी, दूसरा स्टार्ट हो गया था, यही क्या होगा, रिले रेस।
अब यही रिले क्रॉपिंग में कह दो कि एक फसल की कटाई हुई नहीं, दूसरी फसल उसी में बो दी गई है, ठीक है, वही क्या कहलाती है, आपकी रिले क्रॉपिंग कहलाती है। ठीक है, देखिए डंडे की बात जो मैंने बताया, आप वही कह सकते हो निश्चित भूमि पर, ठीक है, निश्चित फिक्स लैंड है, वहां पे फिक्स डंडा भी था, निश्चित भूमि पर, ठीक है, मुख्य फसल की कटाई से पहले आगामी फसल की बुवाई कर देना क्या कहलाता है, आपकी रिले क्रॉपिंग कहलाता है। समझ गए होंगे, ठीक है। मेनली आप एग्जांपल के तौर पे लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए, जैसे राइस की हार्वेस्टिंग से पहले उसमें बरसिंग की सोइंग कर दी जाती है, मतलब जब धान की कटाई से पहले बरसिंग की सोइंग कर दी जाती है, उसी को क्या कहते हैं, रिले क्रॉपिंग कहते हैं। ठीक है, इसी को और क्या नाम दिया गया आप लिख लीजिएगा, ओवरलैपिंग क्रॉपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, ओवरलैपिंग, और इसको क्या कहते हैं, नॉन ओवरलैपिंग क्रॉपिंग कहते हैं, नॉन ओवरलैपिंग क्रॉपिंग कहते हैं। ठीक है, ओवरलैपिंग आप जब छोटे होंगे या अभी भी जब आप कहीं पेज ओज पे कुछ लिखते हो तो जब गलत हो जाता है आप क्या करते हो, अपने पेन से ऐसे पूरा एकदम पेंट कर देते हो, तो बाद में टीचर कहता था क्यों इसको ओवरलैपिंग कर दिए हो, कहने का मतलब वहां पे कोई क्रॉप लगी थी, कुछ वहां पे लिखा गया था, उसी के ऊपर और आपने लिख दिया, ठीक, और पेन चला दिया, वही ओवरलैपिंग हो गई। यहाँ पे फसल थी, उसी के ऊपर एक फसल की सोइंग और कर दिए आप, इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग और रिले एक ही बात है, ठीक है, और सिक्वेंशनल और नॉन ओवरलैपिंग एक ही बात है। अब देखिए सिक्वेंशनल, सीक्वेंस, ठीक है, सीक्वेंस का मतलब आप समझते हैं, जैसे पहली फसल कटी, ठीक है, तुरंत दूसरी फसल बो दो, मतलब फील्ड को ज्यादा आराम करने की टाइम ना दो कि भाई एक फसल आज काट लियो तो अगली फसल 4 महीना बाद लगाओगे, तो ये सिक्वेंशनल नहीं होगी भाई। जो एक फिक्स टाइम ड्यूरेशन होता है, फसल कटने 15 दिन 20 दिन, वो वाले चल जाएगी, लेकिन अब कहो कि एक खरीफ में कर रहे हो तो फिर एक जाके जायद में करोगे, तो फिर ये आपकी सिक्वेंशनल नहीं कहलाएगी। बात समझ गए कि नहीं, सिक्वेंशनल का मतलब यही हुआ कि पहली फसल कटने के उपरांत दूसरी क्रॉप तुरंत बो दी जाए, ठीक है, दूसरी फसल तुरंत बो दी जाए, वो क्या कहलाती, आपकी सिक्वेंशनल क्रॉपिंग या नॉन ओवरलैपिंग क्रॉपिंग कहते हैं। इतनी सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी, हम उम्मीद करते हैं बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। अगर ना आए समझ में तो आप जरूर मैसेज करके एक बार कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है, अगर आया हो तो भी आप कमेंट करिएगा, अच्छे अच्छे शब्दों में कुछ ना कुछ जरूर लिखिएगा हमारे यूट्यूब चैनल पर, मेरे नंबर पर। लेकिन आप लोग ना फ्री में सब कुछ देख लेते हो, ना कमेंट करते हो ना कुछ करते हो, किया करो, उससे हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है। चलो अब देखिए, अभी तक मैंने क्या कहा था, इंटरक्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग के बारे में मैंने क्या बोला था कि दो या दो से अधिक फसलों के बीज को या दो या दो से अधिक फसलों को निश्चित अनुपात पर और निश्चित दूरी पे लगाना क्या कहलाता है, इंटरक्रॉपिंग कहलाता है। अब इसके भी कई टाइप्स हैं, कौन कौन से हैं, पैरेलल क्रॉपिंग, कंपेनियन क्रॉपिंग, मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग और सिनर्जेटिक क्रॉपिंग। एक एक देख लेते हैं पैरेलल क्रॉपिंग क्या होता है, और देखिए मजा आने वाला है, इस वजह से इसको आप अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, मैंने क्या कहा, पैरेलल क्रॉपिंग, ठीक है, पैरेलल क्रॉपिंग की बात आएगी, ठीक। चलिए देखिए, पैरेलल मतलब ये हुआ, पैरेलल हमने आपसे क्या कहा कि भाई ये मेरे पैरेलल है, ठीक है, बात समझ गए ना, क्या बोला, पैरेलल है, तो इसके बारे में देखते हैं। पैरेलल क्रॉपिंग की बात आएगी जब दो या दो से अधिक, ठीक है, फसलें, देखिए ये इंटरक्रॉपिंग का प्रकार है, तो यहाँ पे दो या दो से अधिक फसल तो रहेगी, मतलब दो फसल कम से कम रहेगी, रहेगी कि नहीं। अब ये जो दो या दो से अधिक फसल एक साथ लगा रहे हो, अगर वो आपस में 0% प्रतियोगिता रखे, कितना, 0% प्रतियोगिता करें, ठीक है, उसमें कंपटीशन 0 हो, वही क्या कहलाएगी, आपकी पैरेलल क्रॉपिंग कहलाएगी। क्या कहलाएगी, पैरेलल क्रॉपिंग। जैसे मेज और
मूंग की इंटरक्रॉपिंग आप कर दोगे, मतलब अगर मक्का और मूंग या उर्द एक साथ खेती कर दोगे तो वो आपस में 0% कंपटीशन रखती हैं। कंपटीशन किस चीज का होता है? स्पेस का होता है, ठीक है, न्यूट्रिएंट का होता है, पानी का होता है, लाइट का होता है, इसी सब चीज का कंपटीशन आपस में क्रॉप करती हैं। आपको ये चीजें पता भी होगी क्योंकि बहुत बेसिक है, ठीक है। अब कहोगे सर जी ऐसा क्या इसमें है कि ये आपस में कंपटीशन नहीं करती? क्यों नहीं करती, हम आपको बता रहे हैं। देखिए जो मूंग है आपका, जो उर्द मूंग है, ये बुआई के लगभग 30 से 35 दिन के बाद इनकी क्रांतिक अवस्था आती है। क्रांतिक अवस्था आप समझते होंगे, इनकी क्रांतिक अवस्था आती है। इस अवस्था पर इनको सबसे ज्यादा मॉइस्चर की जरूरत होती है, सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है और सबसे ज्यादा लाइट की जरूरत होती है। इनकी एक क्रांतिक अवस्था होती है, ठीक है। अब इस अवस्था पर क्या करोगे? बुआई के लगभग 1 महीना बाद आप फर्टिलाइजर डाल दोगे, पानी डाल दोगे, सारी चीजें यहाँ पे फील्ड में डाल दोगे तो आपकी मूंग की फसल अच्छे से उसको यूज कर लेगी, ठीक है। अब यहाँ पे यूज कर ली तो अपना दूसरा स्टेज स्टार्ट कर दी, क्या? रिप्रोडक्टिव स्टेज। वहां पे फ्लावरिंग होने लगेगा, फ्रूटिंग आ जाएगी कि नहीं? उसके बाद क्या हुआ, अब आगे बताते हैं मेज के बारे में। देखिए मेज में लगभग 50 दिन बाद, ठीक है, जब मेज की सोइंग करते हो, सोइंग के 50 दिन बाद इसकी क्रांतिक अवस्था आती है। बोने के लगभग 50 से 60 या 50 से 55 दिन बाद इसको सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है, इसको सबसे ज्यादा पानी की जरूरत होती है, इसको सबसे ज्यादा प्रकाश की जरूरत होती है, ठीक है। अब इस अवस्था पर, ठीक है, अब हमारा मूंग तो पहले ले लिया, उसको जरूरत है नहीं। अब बाद में 20 दिन बाद हमने क्या किया, उसमें फिर से थोड़ा नाइट्रोजन डाल दिया, पानी डाल दिया, तो हमारा मेज यूटिलाइज कर लिया, उसको कर लिया कि नहीं? अब मेज जब कर लेगा तो इसका भी काम हो जाएगा, हो गया कि नहीं? तो आपस में कंपटीशन कहां हुआ? तो वही होता है पैरेलल क्रॉपिंग, ठीक है, कि जब 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ उगाते हैं वो आपस में 0% कंपटीशन रखते हैं। इसी को क्या कहते हैं? पैरेलल क्रॉपिंग कहलाता है। तो आप एग्जांपल के तौर पे लिख लीजिएगा मेज और मूंग, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कंपेनियन क्रॉपिंग की बात होगी, किसकी? कंपेनियन क्रॉपिंग की बात होगी। तो इस पे क्या होगा, चलिए देखते हैं। देखिए कंपेनियन की बात आएगी जब 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ उगाएंगे, ठीक है। क्या करेंगे? एक साथ उगाएंगे, ठीक है। 2 या 2 से अधिक फसलों को जब एक साथ उगाएंगे तो उनके शुद्ध उत्पादन के क्या होगा? बराबर होगा। जैसे मान लीजिए 2 इंटरक्रॉपिंग के तहत 2 फसल हम लगा दिए, ठीक है, इसकी, ठीक है, कितना उत्पादन दिया? 1000 क्विंटल दिया, ठीक है। अब इसके शुद्ध उत्पादन के क्या होगा? बराबर होगा। कहने का मतलब 2 या 2 से अधिक फसलों का कुल उत्पादन उसके शुद्ध उत्पादन के अगर बराबर हो रहा है, वही आपकी क्या होगी? कंपेनियन क्रॉपिंग होगी। क्या होगी? कंपेनियन क्रॉपिंग होगी। अब देखिए मल्टी स्टोरिंग क्रॉपिंग क्या होती है। अब कहोगे सर जी ऐसी कौन कौन सी क्रॉप होगी जो कंपेनियन कहलाएगी? तो आप लिख लीजिएगा, जब पोटैटो और ओनियन की खेती, आलू और प्याज की खेती किसके साथ कर दोगे? शुगर केन के साथ कर दोगे तो इनका कुल उत्पादन इसके मुख्य उत्पादन से क्या होगा? बराबर होगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे कंपेनियन क्या होगा? ओनियन की जगह या पोटैटो करो या पोटैटो की जगह ओनियन, उसके किसके साथ इंटरक्रॉपिंग कर दो? सॉरी शुगर केन के साथ कर दो। अब देखिए मल्टी स्टोरिंग क्या होती है, ठीक है, 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ उगाना, लेकिन कंडीशन यहाँ पे क्या है? विभिन्न ऊंचाई के हैं। विभिन्न ऊंचाई वाले 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ उगाना क्या कहलाता है? मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग कहलाती है। फिर से सुन लो, विभिन्न ऊंचाई के, डिफरेंट हाइट के 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ उगाना क्या कहलाता है? मल्टी स्टोरिंग क्रॉपिंग कहलाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप लिख लीजिएगा, शुगर केन हो गया, ठीक है, बहुत बड़ी, उससे छोटा मस्टर्ड हो गया,
हो गया कि नहीं। फिर क्या है आप लिख लीजिएगा, उसके बाद उसी में ओनियन लगा दिए। क्या लगा दिए, ओनियन लगा दिए। तो भाई देखिए ये तो बहुत बड़ी, उससे छोटी, फिर और छोटी, हो गई कि नहीं। तो ये विभिन्न हाइट के हैं कि नहीं, और एक ही साथ इसकी खेती कर सकते हो। रबी सीजन में मस्टर्ड भी लगाते हो, रबी सीजन में आप गन्ना भी लगाते हो, रबी सीजन में आप ओनियन और प्याज भी लगाते हो। तो ये तीनों की जब एक साथ खेती कर दोगे तो क्या हो जाएगी, आपकी आपकी हो जाएगी मल्टी स्टोरिंग क्रॉपिंग हो जाएगी। सिनर्जेटिक क्या होती है देख लीजिएगा, वहां पे मैंने क्या बताया था, उसका शुद्ध उत्पादन उसके कुल उत्पादन के क्या होगा, बराबर होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, उसका कुल उत्पादन उसके शुद्ध उत्पादन से क्या होगा, ज्यादा होगा। क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये सब चीजें आपसे पूछा जाता है कि ठीक है, सिनर्जेटिक क्या होता है। सिनर्जेटिक मतलब दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ उगा रहे हैं, जो उनका उत्पादन हो रहा है उसके शुद्ध उत्पादन से क्या होगा, ज्यादा होगा, उसी को सिनर्जेटिक कहते हैं। जैसे आप लिख लीजिएगा शुगर केन, वहां पे पोटैटो के साथ क्या किए थे, शुगर केन, ठीक है। मुख्य फसल आपकी कौन सी थी, आलू थी। लेकिन यहाँ पे आपने मुख्य फसल किसको माना है, आप मुख्य फसल माना है शुगर केन को। अगर उसके साथ पोटैटो और मस्टर्ड की इंटरक्रॉपिंग कर दोगे तो वो आपकी क्या होगी, सिनर्जेटिक। कंपेनियन में दोनों का उत्पादन बराबर हो रहा था, और सिनर्जेटिक में क्या हो रहा है, उसका कुल उत्पादन ज्यादा हो रहा है। ठीक है, इतना आप समझ गए। चलिए आगे चलते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, शिफ्ट करके मतलब फील्ड को चेंज करके, आज यहाँ खेती किए, कल और कहीं कर लिए, परसों और कहीं कर लिए। ठीक है, जब मृदा को बदल बदल के खेती करते हैं, एक चीज क्या कहलाती है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहलाती है, झूम कल्टीवेशन कहलाती है। मोस्टली कहां पे ये खेती की जाती है, फॉरेस्ट एरिया में की जाती है। कहां पे की जाती है, फॉरेस्ट एरिया में, जंगलों में शिफ्टिंग कल्टीवेशन किया जाता है। और जो हमारे आदि मानव थे, आदि मानव ने यही खेती सबसे पहले प्रारंभ किया था, क्योंकि वो जंगल को साफ सूफ करके खेती किए। 2-4 साल खेती किए, प्रोडक्शन हो रहा, धीरे धीरे प्रोडक्शन कम होने लगा, क्योंकि उसका ऑर्गेनिक मैटर के थ्रू जो न्यूट्रिएंट मिला था वो धीरे धीरे यूज हो गया। फिर उन्होंने क्या किया, वहां से कहीं और शिफ्ट कर दिया, वहां से फिर कहीं और कर दिया। तो यही क्या हो गया, शिफ्टिंग कल्टीवेशन हो गया। ठीक है, क्रॉप रोटेशन देख लीजिए क्या होता है। क्रॉप रोटेशन, रोटेशन बहुत जरूरी होता है, मृदा उर्वरता के लिए चीजें की जाती है, समझिएगा। क्रॉप रोटेशन मतलब फसलों को अदल बदल कर बोना क्या कहलाता है, क्रॉप रोटेशन कहलाता है। जैसे कि डीप रूटेड के बाद, गहरी जड़ वाली के बाद उथली जड़ वाली, एडवेंटिशियल मतलब एक बार आप क्या करोगे, गहरी जड़ वाली लगा दोगे, फिर क्या करोगे, उथली जड़ वाली लगा दोगे। उससे क्या होगा, सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टीज अच्छी हो जाएगी। फिर क्या करोगे, लेग्यूम क्रॉप के बाद नॉन लेग्यूम, कहने का मतलब लेग्यूम वाली फसल लगाओगे तो नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है, तो वहां पे नाइट्रोजन का भंडार बढ़ जाएगा। और उसके बाद नॉन लेग्यूम वाली लगाओगे तो उसको अच्छे से वो यूज कर लेगी। और क्या करेंगे क्रॉप रोटेशन में, अधिक पानी चाहने वाली के बाद कम पानी चाहने वाली, एक बार आप अधिक पानी वाली कर लोगे खेती, फिर उसके बाद क्या करोगे, कम पानी वाली। इससे क्या होगा, सॉइल का तारतम्य अच्छे से बना रहेगा, सॉइल की फर्टिलिटी, मृदा उर्वरता अच्छे से बनी रहेगी। बात समझ गए कि नहीं। उसके बाद जैसे हुआ, एक बार सीरियल क्रॉप कर लोगे, फिर फॉडर क्रॉप भी कर लोगे। फॉडर क्रॉप से क्या होता है, उसकी उर्वरता, उसमें वीड कंट्रोल हो जाता है। ठीक है, यही सब सारी चीजें क्या कहलाती हैं, आपकी क्रॉप रोटेशन कहलाती हैं। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे कि क्रॉपिंग सिस्टम क्या होता है। क्रॉपिंग सिस्टम, क्रॉपिंग पैटर्न मैंने क्या बताया था, निश्चित एरिया में अधिकतर किसानों के द्वारा अपनाया जाने वाला फसल चक्र या फसल सस्यन क्या होता है, आपका पैटर्न होता है। ठीक है, अब उसी पैटर्न में अगर आप मैनेजमेंट लगा दिए, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, सिस्टम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिस्टम हो जाएगा। कहने का मतलब मृदा उर्वरता को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, ऐसी फसलों को खेती करना या इस तरीके से खेती करना जिससे कि क्या हो, फसल उत्पादन भी अच्छी हो
और मृदा की उर्वरता भी अच्छी बनी रहे। ठीक है, तो क्रॉपिंग पैटर्न पे जब आप मैनेजमेंट लगा दोगे वही आपकी क्या हो जाएगी, क्रॉपिंग सिस्टम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, क्रॉपिंग सिस्टम हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। इतनी सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। देखिए क्रॉपिंग स्कीम क्या होता है, आप बहुत जरूरी आपको सारी चीजें समझ में आती होगी। देखिए स्कीम की बात होती है, सरकार स्कीम लाती है ना, बहुत दिन के लिए थोड़ा लाती है भाई। एक स्कीम आई, 2 साल चला, 3 साल चला, फिर सरकार क्या कहती है, स्कीम बंद हो गई। ठीक है, तो अगर कहीं पे स्कीम की बात आएगी, क्रॉपिंग स्कीम की बात आएगी, तुरंत आप समझ जाइएगा कि ये बहुत दिन तक नहीं चलने वाली है। ठीक है, तो ये क्या है, बहुत दिन तक नहीं चलने वाली है। तो इसका डिफिनीशन आप लिख लीजिएगा, किसी भूमि पर निश्चित अवधि के लिए, आप समझ गए, किसी भूमि पर। और देखिए स्कीम बहुत पूरे एरिया में नहीं आता है। मान लीजिए किसी एरिया को डेवलप करना, वहां की सॉइल खराब है, वहां पे कोई स्कीम आ गई। ठीक है, तो इसके लिए आप लिख लीजिएगा, किसी भूमि पर निश्चित अवधि के लिए विभिन्न खेतों पर, क्या, विभिन्न खेतों पर फसल चक्रों को इस प्रकार लागू करना जिससे भूमि की शक्ति बनी रहे और उत्पादन अधिक हो। बात समझ गए कि नहीं, कोई भूमि है, ठीक है, और निश्चित समय भी है, उसके बीच पर जो जो खेत आएंगे, जो विभिन्न खेत हैं, उस पे जो हम फसल चक्र अपना रहे हैं, अपनाने से क्या होगा, आपकी उत्पादकता भी अच्छी हो और मृदा की उर्वरता भी बची रहे। इसी को क्या कहेंगे, क्रॉपिंग स्कीम कहेंगे। बात समझ गए होंगे। एक बार फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं, किसी भूमि पर निश्चित समय में, ठीक है, क्या, निश्चित समय में, बात समझ गए ना, अधिकतर भूमि पर या अधिकतर खेत पर फसल चक्रों को इस प्रकार लागू करना, बात समझे कि नहीं, इस प्रकार लागू करना जिससे कि उत्पादन भी अच्छी हो और मृदा उर्वरता भी अच्छी बनी रहे। देखिए सर, अब कहोगे सर जी आप तो दो तीन मेल का डिफिनीशन बता दिए, रीजन भी होता है भाई, मैं तो लिख के रखा नहीं हूं, बस क्या है, आपको समझ में आना चाहिए। अपने लैंग्वेज में लिखिए, सारी चीजें समझ में आ जाएगी। तुम्हारे दिमाग में एक कॉन्सेप्ट घुसा है, क्या, कोई एक भूमि है, ठीक है, बात समझिए, एक निश्चित समय में उस एरिया में क्या होगा, विभिन्न प्रकार की भूमि होगी, उस पे जो हम फसल चक्र एडॉप्ट कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, उससे क्या होगा, सॉइल की फर्टिलिटी भी अच्छी होगी और उत्पादकता भी अच्छी होगी। यही क्या कहलाती है, क्रॉपिंग स्कीम कहलाती है। चलिए आगे देखते हैं। तो जो आज का टॉपिक हमारा था वो कंप्लीट हुआ। तो आज जो हम चर्चा करेंगे क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में मजा आने वाला है। 10 क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूं, इससे पहले 10 लाया था, बीच में कल हम फैक्ट्स दे दिया था, तो आज हम आपके सामने क्वेश्चन लेके आया हूं। और जो टेस्ट सीरीज हम आपके सिलेबस में लेंगे वो बाइलैंग्वेज में होंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों में होंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है। द हाईएस्ट नाइट्रोजन कंटेंट इन फाउंड इन, नाइट्रोजन की सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है, किसमें पाई जाती है, फार्डवेयर मैन्योर, वर्मी कंपोस्ट, पोल्ट्री मैन्योर और बायोगैस। ठीक है, अब किसमें पाई जाती है देखिएगा। अब जानते ही हो गोबर की खाद में कितनी पाई जाती है, ठीक है, 58, 54, 58 कहोगे क्या है, 58 मतलब 0.5, 54 मतलब 0.25 और 98 मतलब 0.5। यही होता है एनपीके का रेशियो। ये टोटल किसमें होगा, परसेंटेज में होगा। तो 0.5% नाइट्रोजन, 0.25% फास्फोरस और 0.5% क्या होता है, पोटाश। ये पाया जाता है कितना, गोबर की खाद में। ठीक है, कहोगे एफवाईएम होता क्या है, देखिए जो एनिमल के डंक से और उसके यूरिन को दोनों को मिलाकर जो डिकम्पोज किया जाता है, जो उसको सड़ाया जाता है, जो उससे बनती है खाद, उसी को क्या कहते हैं, फार्म मैन्योर कहते हैं, गोबर की खाद कहते हैं। बात समझ गए कि नहीं। इसको बनने में कितना समय लगता है, 4 से 5 मंथ लगता है। कितना लगता है, 4 से 5 मंथ लगता है। ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। जो इसकी यूरिन होती है, यूरिन में नाइट्रोजन कितना पाया जाता है और वहां पे फास्फोरस तो नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो लिख लीजिएगा
1%, 1.35%, यही दो चीज उसके यूरिन में पाया जाता है। इसके यूरिन में नाइट्रोजन किस रूप में होता है? यूरिया के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? यूरिया के रूप में होता है। ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब जो जानवर का यूरिन है उसमें पूछा जाता है यूरिया किस रूप में पाया जाता है। ठीक है, अगर और इससे क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो लिख सकते हो। भाई देखिए, जो गोबर की खाद दी जाती है तो सबसे ज्यादा हमारी फसल क्या यूज करती है? तो उसका पोटेशियम यूज कर लेती। क्या यूज कर लेती? पोटेशियम। कितना? लगभग 70 से 75% यूज कर लेती है। ठीक है, सबसे कम यूज क्या करती? नाइट्रोजन। कितना यूज करती है? 30 से 35% यूज करती है। और लगभग 65 से 70% क्या यूज करती है? पी यूज करती, मतलब फास्फोरस यूज करती है। तो पहली बार जो फसल बोई जाती है तो सबसे ज्यादा कौन सा न्यूट्रिएंट एफओआईएम से लेता है? हमारा पोटेशियम लेता है। ये सब चीजें आप लिख लीजिएगा। ठीक है, और कोई दिक्कत? और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जितना एफओआईएम डाला जाता है पहली क्रॉप कितना उसका न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर लेती? लगभग आधा एब्जॉर्ब कर लेती, 1/2 एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन बनते हैं, आप लिख लीजिएगा। चलिए वर्मी कंपोस्ट के बारे में देखते हैं। ठीक है, वर्मी कंपोस्ट क्या होता है? केचुआ की खाद। ठीक, वहां पे 3 टर्म पहले आप लिख लीजिएगा जो वर्मी कंपोस्ट होता है। ठीक है, वर्मी कंपोस्ट जो केचुआ की खाद होती है। केचुआ की खाद क्या होती है भी बता रहे हैं। जो केचुआ फीकल मटेरियल बाहर निकालता है अपने शरीर से और प्लस ऑर्गेनिक मैटर, दोनों मिला के, मतलब फीकल मटेरियल ऑर्गेनिक मैटर को मिला के क्या कहते हैं? वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। एक होता है वर्मी कॉस्ट, लिख लीजिएगा, वर्मी कॉस्ट होता है। ये क्या होता है? जो केचुआ खाता है, ठीक है, क्या खाता है? ऑर्गेनिक मैटर खाता है और सॉइल मृदा खाती है, बायोमास खाता है। कितना खाता है? अपने शरीर के भार के बराबर खाता है। केचुआ क्या खाएगा? ऑर्गेनिक मैटर। कितना खाएगा? जितना उसका भार होगा उसके बराबर खा के जो बाहर में गुड मॉर्निंग करता है उसको क्या कहते हैं? जो निकालता है उसको कहते हैं फीकल। क्या कहते हैं? फीकल। तो इस फीकल को जो निकाल रहा उसको क्या कहते हैं? वर्मी कॉस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्मी कॉस्ट कहते हैं। और समझिएगा, जो हम केचुआ पालन करते हैं उसको क्या कहेंगे? वर्मी कल्चर कहेंगे। क्या कहेंगे? वर्मी कल्चर कहेंगे। 3 क्वेश्चन बनता है। वर्मी कंपोस्ट क्या होता है? जो फीकल मटेरियल निकाल दिया, निकालेगा कहां? उसी ऑर्गेनिक मैटर में, दोनों को मिला को क्या कहेंगे? वर्मी कंपोस्ट कहेंगे। ठीक है, जो केचुआ से बना हुआ खाद है। ठीक है, और फीकल जो निकालता है, गुड मॉर्निंग करता है, ठीक है, उसको क्या कहेंगे? वर्मी कॉस्ट कहेंगे। और वर्मी कल्चर क्या होता है? जो केचुआ पालन आप करते हो उसको कहते हैं। इतना आप समझ गए होंगे। अब देखिएगा, पूछा जाता है कि वर्मी कंपोस्ट के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होता है? तो लिख लीजिएगा 28 से 30 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर और सॉइल में केचुआ पालन करते हो तो उसका पीएच, ठीक है, वर्मी कंपोस्ट बनने के लिए ऑप्टिमम पीएच कितना होना चाहिए? 6.5 से 7 पीएच होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 6.5 से 7 पीएच होना चाहिए। और क्या क्वेश्चन बनता है? आप लिख लीजिएगा, इसमें एनपीके कितना पाया जाता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास कितना पाया जाता है? तो आप लिख लीजिएगा 3% नाइट्रोजन पाया जाता है, 1% फास्फोरस पाया जाता है और 1.5% क्या पाया जाता है? इसमें पोटास पाया जाता है। क्या पाया जाता? पोटास पाया जाता है। और पूछा जाता है किस कलर का केचुआ यूज किया जाता है? किसमें? वर्मी कंपोस्ट बनाने में लाल कलर का केचुआ यूज किया जाता है। उस केचुआ का क्या जूलॉजिकल नाम होगा? आप लिख लीजिएगा, एसिनिया फोर्टिडा। एसिनिया फोर्टिडा, एसिनिया फोर्टिडा। ये आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं सर जी। और पूछा जाता है जो केचुआ का खाद बनाया जाता है, जिसमें पाला जाता है, उसकी ट्रेंच की साइज क्या होती थी? लिख लीजिएगा 2x1.5 मीटर होता है। कितना होता है? 2 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 0.5 मीटर गहरा। इतना होता है ट्रेंच की साइज जिसमें केचुआ की खाद बनाई जाती है। कितने महीनों में बन जाती है? 2 से 3 महीनों में बन जाती है। कितने? 2 से 3 महीनों में बन जाती है। ठीक है, आपको क्या याद रखना है? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन यहां पे कितना पाया गया? 3। वहां पे कितना पाया गया? 0.5। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि ये दोनों तो है नहीं। ठीक है,
बात समझ गए। अब चलिए पोल्ट्री मैन्योर के बारे में देखते हैं। पोल्ट्री मैन्योर में जो नाइट्रोजन पाया जाता है, ठीक है, पोल्ट्री मैन्योर मतलब जो मुर्गियों से बनाया जाता है उसी को पोल्ट्री मैन्योर कहते हैं, ठीक है, बात समझ गए ना। जो पोल्ट्री मैन्योर जो मुर्गियों के नीचे बिछावन बिछाया जाता है, जहां पे मुर्गियां रहती हैं उनके नीचे क्या करते हो, बिछावन बिछा देते हो ना, कुछ रफ चीज डाल देते हो नहीं, उस बिछावन को क्या कहते हैं, लिटर कहते हैं, लिख लीजिएगा लिटर। मुर्गियों के नीचे बिछावन डालना कहलाता है लिटर, कहलाता क्या कहलाता, लिटर। अगर पोल्ट्री मैन्योर की जगह लिटर मैन्योर भी आ जाएगा तो यही चीज होगा और कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे नाइट्रोजन कितना पाया जाता है, 3.03%। फास्फोरस कितना पाया जाता है, 2.64%। और आपका पोटेशियम कितना पाया जाता था, आप लिख लीजिएगा 1.4%, ठीक है। अब देखिएगा यहीं पे सबसे ज्यादा हो गया, बात समझ गए कि नहीं। तो यहाँ पे क्या था 0.5 और बर्मी में कितना था 3, यहाँ पे 0.3 है। तो इसका मतलब क्या हो गया, पोल्ट्री मैन्योर में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन पाया जाता। जितना क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बताया बेटा आप इसको जरूर याद कर लीजिएगा, सारी चीजें आपसे पूछी जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्या है, सीड ट्रीटमेंट इन पल्सेज इज डन विथ। दलहनी फसलों में बीज शोधन किया जाता है, ठीक है। जो दलहनी फसलें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये सब जानते हो। जो एजोटोबैक्टर वेक्टर है किसमें पाए जाते हैं, आप अच्छे से जानते होंगे। एजोटोबैक्टर, एजोस्पेरिलियम, ये सब किसमें पाए जाते हैं, ये सब सीरियल क्रॉप में पाई जाती हैं, तो इसका बात होगा ही नहीं, ठीक है। तो राइजोबियम बहुत फेमस क्वेश्चन आप जानते हो। तो आपसे पूछा जाता है जो राइजोबियम का पैकेट आता है वो पैकेट कितने वजन का होता है, लिख लीजिएगा 200 ग्राम का होता है। कितना के होता है, 200 ग्राम। 1 केजी सीड को ट्रीट करने के लिए कितना राइजोबियम कल्चर लगता है, 20 ग्राम लगता है। 1 किलोग्राम बीज को उपचारित करने के लिए कितना राइजोबियम कल्चर लगेगा, 20 ग्राम लगेगा। तो एक पैकेट से कितना केजी सीड ट्रीट हो जाएगा, 10 केजी सीड ट्रीट हो जाएगा। समझ गए कि नहीं। एक राइजोबियम पैकेट का वजन 200 ग्राम होता, ना इससे कम होता ना इससे ज्यादा होता। तो 1 किलोग्राम बीज को उपचारित करने के लिए कितना राइजोबियम देते हैं, 20 ग्राम देते हैं। कितना देते हैं, 20 ग्राम देते हैं, ठीक है। तो एक पैकेट में 200, तो 10 गुणे 20 करोगे कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा कि नहीं। तो एक पैकेट राइजोबियम से कितना सीड ट्रीट हुआ, 10 किलोग्राम हुआ, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आपसे बनता है सर, आप ये सब चीजें पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। सूरजमुखी के तेल में कसैलेपन का कारण, ठीक है, तो ये चीजें देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन सही होगा, ठीक है, ये चीजें आप याद रखिएगा, ऑक्सीडेशन यहाँ पे, और काफी और कुछ बताने लायक नहीं चीजें हैं। इसका आंसर क्या सही है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन की वजह से इसके तेल में कसैलापन होता है। सूरजमुखी के तेल जो खली, अब तेल निकालोगे उसका केक निकलेगा नहीं, खली, इसके खली में नाइट्रोजन कितना पाया जाता, 7.8% पाया जाता। कितना पाया जाता, 7.8% पाया जाता है। देखिए ये सूरजमुखी जो होता है इसका तेल किस बीमारी के लिए अच्छा माना जाता, हार्ट के बीमारी के लिए, हृदय के रोग के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। इसके तेल में लिनोलिक एसिड पाया जाता, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड पाया जाता। कितना पाया जाता, 64% पाया जाता। ये सब क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और एक किस कुल की फैमिली है, एक कंपोजिटिव कुल की फैमिली है। किस कुल की है, कंपोजिटिव कुल की। एक कैसा होता है, हेलियोट्रोपिज्म होता है। हेलियोट्रोपिज्म मतलब क्या होता है, इसके फ्लावर सूर्य के प्रकाश की तरफ ऐसे घूमते रहते हैं। मैंने अभी कल ही आपको यहां पे बताया था। चलिए आगे चलते हैं। सही युग्म है, ठीक है। अब सही युग्म की बात करोगे, कौन सा ऐसा इंसेक्ट है जो उस क्रॉप में लगता है, ठीक है। देखिए यार व्हाइट ग्रब तो यहाँ पे है नहीं, ठीक है। व्हाइट ग्रब कहाँ है बताते हैं आपको। व्हाइट ग्रब की बात करोगे, व्हाइट ग्रब किसका मेजर इंसेक्ट है, आप लिख लीजिएगा किसका है, मूंगफली का है, ग्राउंड नट का है, ठीक है। ग्राउंड नट का मेजर इंसेक्ट कौन सा है, आपका व्हाइट ग्रब है। पोटैटो में ये सब चीजें है नहीं, शुगर केन में ये भी नहीं है, ठीक है। वहां पे तो आ जाता है स्टेम बोरर, ठीक है, स्टेम बोरर आ जाता है या पैरिल्ला आ जाता है, ये सब चीजें आ जाता है। तो भैया पॉड बोरर जानते हो ना,
उसकी फलियों में लोग मिलके होल कर देते हैं कि नहीं? कभी कभी भुट्टा आप चबाते हो, ठीक है, रात में, और पतंग कितने मार देते हो कि नहीं? तो पॉड बोरर भैया किसका है? इस ग्राम का है, ठीक है। तो पॉड बोरर का जूलॉजिकल नेम क्या होता? लिख लीजिएगा, हेलिकोबेरपा आर्मीगेरा। क्या होता? हेलिकोबेरपा आर्मीगेरा। ये इंसेक्ट का नाम है। यही इंसेक्ट क्या करता है? इसके फलियों को खा जाता है और सबसे प्रमुख इंसेक्ट है, ठीक है, यही सही है। चलिए आगे चलते हैं। इतनी सारी चीजें आप समझ गए होंगे और जल्दी जल्दी कर लेते हैं, और क्वेश्चन अच्छे हैं, ये सब चीजें आप बढ़िया से पढ़ लेना, ठीक है। चलिए, टमाटर का बीज दर होता है, यहाँ पे कुछ बताने वाली चीज नहीं है। चलिए, कितना होता सबको पता है। यहाँ पे ग्राम की बात होगी तो ग्राम कितना होगा? 400 से 500 ग्राम पर हेक्टेयर, ठीक है। अगर बात आएगी किसकी? हाइब्रिड टोमेटो की बात आएगी तो कितना हो जाता है? 100 से 150 ग्राम पर हेक्टेयर। कहीं कहीं 150 से 200 मिलेगा, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। 100 से 150 ग्राम पर हेक्टेयर होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सब्जियों की सामान्य आवश्यकता प्रति व्यक्ति प्रतिदिन होती है। एक आदमी को कितना सब्जी डेली खाना चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत सस्ता क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। कितना खाना चाहिए? 300 ग्राम खाना चाहिए। इसमें लिख लीजिएगा, ठीक है। 300 ग्राम में 125 ग्राम क्या होना चाहिए? इसमें हरे पत्तेदार सब्जी होनी चाहिए। 100 ग्राम क्या होना चाहिए? आप लिख लीजिएगा, रूट हो, स्टेम हो। और 75 ग्राम क्या होना चाहिए? अदर सब्जी होनी चाहिए। अदर का मतलब समझते हो ना? जैसे लोग छोला बना के खा जाते हैं, लोग कुछ और बना के खाते कि नहीं? तो सॉरी, 300 ग्राम खाना चाहिए। 300 ग्राम में 125 ग्राम खाना चाहिए क्या? हरी पत्तीदार सब्जी। और 100 ग्राम रूट खाना चाहिए, स्टेम खाना चाहिए। 75 ग्राम अदर सब्जी खानी चाहिए, जैसे लोग छोला बना खाते हैं, राजमा बना खाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। निम्न विच वन इज नॉट एन ऑक्सिन? एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां से बनता भी है, ठीक है। देखिए, कौन सा ऑक्सिन नहीं है? ऑक्सिन हार्मोन्स के बारे में जब पढ़ाया जाएगा वहां पे अच्छे से बताया जाएगा। 2,4-D यहाँ पे लिखा है तो ठीक है, 2,4-D के बारे में थोड़ा हम बता दे रहे हैं। 2,4-D का फुल फॉर्म पूछा जाता, लिख लो, 2,4 डाइक्लोरो 2,4 डाइक्लोरो फिनॉक्सी एसिडिक एसिड। ये होता है 2,4-D का, ठीक है। यही 2,4-D एक ऐसा हार्मोन्स है जिसका यूज हर्बिसाइड के रूप में करते हैं, खरपतवार नाशी के रूप में करते हैं। बाकी कोई हार्मोन्स ऐसा नहीं है जो खरपतवार नाशी के रूप में उसका यूज हो। देखिए, अगर 20 ppm से कम यूज करते हैं, ठीक है, 20 ppm से कम यूज करते हैं तो ये हार्मोन्स का काम करता है। अगर 20 ppm से ज्यादा यूज करेंगे तो ये क्या करेगा? हर्बिसाइड मतलब खरपतवार नाशी का काम करेगा। अगर 20 ppm से कम डालोगे तो उसको बढ़ा देगा, अगर 20 ppm से ज्यादा डाल दोगे तो उसको खत्म कर देगा, ठीक है। लिख लिए IAA, इंडाल एसिटिक एसिड, इंडाल एसिटिक एसिड, ये भी हो गया। IBA, इंडाल ब्यूटारिक एसिड, IBA। और GA3 क्या हो जाता है? जिब्रेलिक एसिड हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है? जिब्रेलिक एसिड। ये सब फुल फॉर्म आप लिख लीजिएगा, ठीक है। रूट प्रोमोटिंग हार्मोन से पूछा जाता है तो IBA होता है, ठीक है। जिसमें रूट को अच्छे से डेवलप करना हो तो रूट को प्रमोट करता है, रूट को जल्दी से डेवलप करता हो, कौन हो गया? आपका GA3 हो गया, ठीक है। और यही इसका सही आंसर है, सॉरी क्या हो जाएगा उसका? IBA। तो इसमें कौन सा ऑक्सिन नहीं है? GA3। तो GA3 पोटैटो में किया जाता है। क्या किया जाता है? आपको अच्छे से पता है, उसकी डॉर्मेंसी, उसकी सुसुप्तावस्था को तोड़ने के लिए आप वहां पे GA3 जिब्रेलिक एसिड आप यूज करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जिब्रेलिक एसिड। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, आठवां क्वेश्चन में भी क्वेश्चन बनता है कि जब C3 प्लांट होता है, C3 प्लांट आप जानते होंगे, ठीक है। क्या होता है C3 प्लांट? बता रहे हैं। एक होता है C3, एक होता है C4, एक होता है कैम, ठीक है। होता ना कैम का मतलब क्रॉसलेशियन एसिडिक मेटाबॉलिज्म, ठीक है। अंतर बाद में बताऊंगा, यहां पे पहले इतना पढ़ लीजिए, ठीक है। देखिए, जब C3 साइकिल मतलब वहां कार्बन की 3 साइकिल चलती, इसी वजह से इसको
कर देते हैं। और जिसमें कार्बन की एक साइकिल एक्स्ट्रा चल जाती है उसी को क्या कह देते हैं, C4। जब साइकिल चलेगी वहां पे फोटोसिंथेसिस होगा, कुछ ना कुछ बनेगा, वही जो बनता है उसको क्या बोलते हैं, यहां पे पूछा जा रहा है। तो देखिएगा यहाँ पे 2 ही क्वेश्चन लिखा है और 2 ही क्वेश्चन में दोनों का एक एक आंसर है, हम बता रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है क्या, OAA ऑक्जेलिक एसिटिक एसिड, एक लिखा है क्या PGA फास्फोग्लिसरीन एसिड। जो OAA है AC4 में बनता है, ऑक्जेलिक एसिटिक एसिड पहला उत्पाद क्या होता है C4 में OAA, C3 में क्या होता है PGA होता है, फास्फोग्लिसरीन एसिड होता है। यही आपको याद रखना, क्वेश्चन है पूछा जाता है। अगर पूछ लिया जाए कि C4 प्लांट में क्या बनेगा तो क्या कहोगे, OAA बनेगा। C3 प्लांट में क्या बनेगा, PGA बनेगा। ठीक है, सारी चीजें आपको समझ में आ गई। चलिए आगे चलते हैं। विशिष्ट खेती एक उदाहरण है स्पेशलाइज्ड फार्मिंग। ठीक है, स्पेशलाइज्ड फार्मिंग क्या होती है, एक होती है स्पेशलाइज्ड फार्मिंग, एक होती है डाइवर्सिफाइड फार्मिंग। स्पेशलाइज्ड मतलब आप बता रहे हैं हम क्या होता है। देखिए फार्मिंग का मतलब क्या हुआ, एक होता क्रॉपिंग, क्या होता है, एक होता है क्रॉपिंग, एक होता क्रॉपिंग, एक होता फार्मिंग। क्रॉपिंग मतलब क्या हुआ, सिर्फ फसल की खेती करना क्या कहलाया, क्रॉपिंग कहलाता है। कहां पे, सॉइल पे, मतलब मृदा पे सिर्फ फसल की खेती करना क्रॉपिंग कहलाता है। फार्मिंग की बात कहीं पे आ जाएगी तो क्रॉपिंग के साथ साथ कोई एलाइड एक्टिविटीज भी अगर आप कर रहे हो। एलाइड एक्टिविटीज क्या हुआ, जैसे पोल्ट्री फार्म हो गया, डेयरी हो गया, पर्ल फार्मिंग हो गया, ये सब एक्वाकल्चर हो गया। मैंने आपको एलाइड एक्टिविटीज के बारे में बता दिया। अगर फार्मिंग के साथ कोई एलाइड एक्टिविटीज कर रहे हो वो क्या हो जाती, आपकी फार्मिंग हो जाती है। अब फार्मिंग आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे लिखा है स्पेशलाइज्ड फार्मिंग क्या होती है, समझिएगा। देखिए जब किसी इंटरप्राइज, देखिए इंटरप्राइज मतलब समझते हो ना, मान लीजिए क्रॉपिंग कर दिए, ठीक है, डेयरी कर दिए और पोल्ट्री कर दिए, ये सब क्या हो गई, इंटरप्राइज मतलब उद्योग हो गया ना। जब किसी एक उद्योग का, ठीक है, किसी एक उद्योग का इनकम कितना हो, 50% से ज्यादा हो, तो ये क्या हो जाती है, स्पेशलाइज्ड फार्मिंग हो जाती है। जब किसी एक इंटरप्राइज की इनकम 50% से कम हो तो क्या हो जाती है, डाइवर्सिफाइड फार्मिंग हो जाती है। मान के चलिए, मान लीजिए आप एक फार्मर हो, ठीक है, आपके पास, ठीक है, 3-4 बिजनेस है, आप डेयरी भी किए हो, पोल्ट्री भी किए हो, खेती भी किए हो। आपके पास 100 रुपए आता है, इस क्रॉप से आपको मान चलिए 60 रुपए का इनकम हो गया, यहाँ पे 20 रुपए का हो गया, यहाँ पे भी 20 रुपए हुआ। अगर हम पूछ लेंगे आप किस टाइप की फार्मिंग कर रहे हो तो आप क्या कहोगे, स्पेशलाइज्ड फार्मिंग कर रहे हो। जब किसी एक इंटरप्राइज से अगर 50% से ज्यादा इनकम प्राप्त हो वो क्या कहलाएगा, स्पेशलाइज्ड फार्मिंग कहलाएगा। ठीक है, तो स्पेशलाइज्ड फार्मिंग की बात अगर आएगी तो स्पेशलाइज्ड फार्मिंग का सही आंसर क्या है, आपके पास टाइप ऑफ फार्मिंग है, क्या है, यही आंसर आपका सही होगा। ठीक है, विशिष्ट खेती एक उदाहरण किसका है, टाइप्स ऑफ फार्मिंग। बहुत सारे टाइप्स फार्मिंग होते हैं, इंटेंसिव फार्मिंग होते हैं, ठीक है, एक्सटेंसिव फार्मिंग होते हैं, स्पेशलाइज्ड होते हैं, डाइवर्सिफाइड होते हैं, रैंचिंग होते हैं। वो सारी चीजें बताएंगे जब क्लास चलेगी आपकी। यहाँ पे लिखा है कैपिटलिस्टिक फार्मिंग। ठीक है, कैपिटलिस्टिक मतलब फार्मिंग का क्या होता बता दे रहे हैं यहाँ पे है। जैसे जब पूंजीवादी, मान लीजिए आप पूंजीवादी हो, आप पूरा गांव हमारा खरीद लिए, कह दिए इस चीज की खेती करो। ठीक है, जैसे बाबा रामदेव क्या करते हैं, एलोवेरा की खेती कराते हैं। ठीक है, यही होगी कैपिटलिस्टिक फार्मिंग होगी। तो भैया आप ये चीज समझ गए। चलिए आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और बचा है। निम्नलिखित में से सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। ठीक है, देखिए भाई एक होता है CHO, क्या होता है CHO, लिख लीजिएगा जल्दी जल्दी, CHO। CHO क्या हो गया, बेसिक न्यूट्रिएंट हो गया। ठीक है, बाद में बताऊंगा कैसे क्या होता है। फिर क्या हुआ आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट, मतलब मुख्य पोषक तत्व कौन हुआ, ठीक है, कौन हुआ मुख्य, NPK, ठीक है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये हो गया। और उसके बाद माइक्रो जो सूक्ष्म पोषक तत्व होता है वो कितने होते हैं, आप देख लीजिएगा भाई। सल्फर किस में आ गया, आपको माइक्रो मतलब मुख्य में आ गया कि नहीं। तो इस वजह से यही आपका क्या
सूक्ष्म पोषक तत्व तो नहीं है। तांबा हो गया, बोरान हो गया, मैग्नीज हो गया, ये सब किस में आते हैं? आपके सूक्ष्म में आते हैं। तो भैया ये सब क्वेश्चन बनता है तो आप लिख लीजिएगा। एक बार हम फिर से लिख दे रहे हैं, CHO कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन कैसे हैं? बेसिक न्यूट्रिएंट हैं, ठीक है। NPK लिख लीजिएगा, कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर, ये कैसे हैं? मुख्य पोषक तत्व हैं, ठीक है। मुख्य पोषक तत्व दो प्रकार के होते हैं, ये तीनों क्या हो जाते हैं? प्राइमरी, ठीक है। क्या हो जाते हैं? प्राथमिक पोषक तत्व। ये तीनों क्या हो जाते हैं? द्वितीयक पोषक तत्व हो जाते हैं। क्या? द्वितीयक पोषक तत्व होते हैं। बाकी लास्ट में सब क्या बचे हैं? आपके सूक्ष्म पोषक तत्व। लिख लीजिएगा, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, ठीक है, आयरन हो गया, मैग्नीज हो गया, मोलिब्डेनम हो गया, क्लोरीन हो गया, निकिल हो गया, ऐसे करके सारे, बोरान हो गया, सारी चीजें आपको आ गई, ठीक है। टोटल कितने तत्व होते हैं एसेंशियल? 17 होते हैं। कितने होते हैं? 17। 3 उसमें से बेसिक हो जाते हैं, 3 हो जाते हैं प्राइमरी, 3 हो जाते हैं आपके सेकेंडरी, बाकी 9 हो गया, बचा 8। 8 आपके क्या हो जाते हैं? माइक्रो। तो ये सब सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको सारी चीजें समझ में आ रही होगी। तो अगर एडमिशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कुछ मन में विचार आ रहा हो, आप हमारे नंबर पे जरूर कॉल करिए, जरूर संपर्क करिए। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं ना कि पढ़ाने में कोई कमी नहीं रखेंगे। अभी जो हमारे स्टाफ लोग हैं, एक आध बच्चा ये भी कहा कि सर और कोई पढ़ाएगा। बेटा देखो, इतनी बड़ी संस्था, सारी चीजें, एक सब्जेक्ट तो है नहीं, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, सारा सब्जेक्ट एक इंसान पढ़ा नहीं सकता। तो जरूर कुछ ना कुछ व्यवस्था हम कर रखे होंगे। तो ये चीजें आप विश्वास पे आइए। बाकी हमारे यहाँ अभी ऑफलाइन बैच चल रही थी, आज उनका पेपर भी हुआ, पेपर भी शानदार हुआ है, रिजल्ट भी आपको शानदार दिखाएंगे। तो इस वजह से मेहनत करने में कोई कमी नहीं है, बस आप लग जाओ मन से, हम गारंटी दिलाते हैं कुछ अच्छा ही होगा फ्यूचर में। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। तो मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट दिन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।